And welcome back to Schematicus, and we're back again with the syllabus of JEE and NEET. And today what we are going to cover about is sound waves, and this video again is gonna be one shot. इसलिए जो भी हमारे lengthy derivations होते हैं वो सब हम लोग ignore करेंगे, rather just state the equations and facts. That is what we are gonna do. And as हम लोगों ने wave motions on a string already cover कर लिया है, and I have also told in my previous video about wave motion on a string कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वाइल वो मेन चैप्टर बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग पे बेस्ड था. लेकिन सिंस वी नो व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेट्स डायरेक्टली डिफाइन व्हाट आर साउंड वेव्स. साउंड वेव्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि एयर के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं, and in fact sound waves are the most helpful, most useful longitudinal waves that you can find in our everyday lives. क्योंकि even अगर sound waves propagate ना कर पाए, so you cannot really know what the other person is speaking. या फिर आप ये भी नहीं, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते या फिर किसी की बात नहीं सुन सकते. You can't even obey anyone's instructions क्योंकि that person won't be able to instruct you or something. एंड इवन ये जो करेंटली आप वीडियो देख रहे हो, ये इवन दो यू वुड बी रियली एबल टू वॉच इट, लेकिन आप मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाते. दैट आई एम करेंटली टेलिंग दैट हाउ हेल्पफुल एक्चुअली साउंड वेव्स आर इन आवर एवरीडे लाइव्स. तो हम लोग देख लेते हैं. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट ट्रैवल और प्रोपेगेट थ्रू एयर एज द मीडियम. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि साउंड वेव्स एक्चुअल में, सिंस हम लोगों ने वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग पे क्या किया था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्लक्चुएशंस यानी कि दैट वाज द वेव फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t को डिफाइन किया एंड उसके टर्म्स में सारी इक्वेशंस बिल्डअप किए. लेकिन साउंड वेव्स में हम लोग रादर डिस्प्लेसमेंट फ्लक्चुएशंस की नहीं बल्कि प्रेशर फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं. दिस इज समथिंग लाइक दिस कि इमेजिन मेरे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें मैं कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करूंगा. यहाँ पे सिलेंडर है, समथिंग हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक पिस्टन अटैच्ड है. As I had already told about this example in the previous video, which was about waves on a string, but we had to describe what is waves, what are mechanical waves as a whole. That's why we also discussed about longitudinal waves. इसमें अगर मैं इसे बैक एंड फोर्थ मूव करूं वन टाइम, तो यहाँ पे वेव पल्सेस क्रिएट होंगी, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी. ये जो पार्टिकल होंगे अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे. एंड यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स क्रिएट होंगे जहाँ पे प्रेशर डेंसिटी बहुत ही हाई है, कुछ रीजन्स क्रिएट होंगे जहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी बहुत ही लो है, एंड दे आर कॉल्ड कंप्रेशन एंड रैरफैक्शन रेस्पेक्टिवली. तो ये हो गया कंप्रेशन, ये रैरफैक्शन. तो यहाँ पे इन सेंस हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर वैरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम, कि ये वेव अभी कहाँ तक पहुंची है, वहाँ की प्रेशर वैरी करी, किस इंस्टेंट पे पहुंची उस इंस्टेंट पे वैरी करेगी. तो ये जो प्रेशर फ्लक्चुएशन है ये x एंड t का एक फंक्शन है. तो rather than defining y as a function of x and t, जो कि हम लोग वेव मोशन ऑन ए स्ट्रिंग पे कर रहे थे, क्योंकि तब हमें वहां पे क्या चाहिए था कि ये हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो वेव्स ट्रैवल करेंगे इसको मैं क्या बता सकता हूँ कि ये जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं ये कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजिशन फ्रॉम दिस लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग x इक्वल 0. लेकिन यहाँ पे मोर हेल्पफुल देन दैट हमारा क्या हो सकता है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम. रिमेंबर दिस इज द प्रेशर वेरिएशन. सिंस ये जो प्रेशर है ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव या फिर बिलो वैरी कर रहा है, तो दिस इज द गॉस प्रेशर रादर दैन द एब्सोल्यूट प्रेशर. यानी कि ये प्रेशर कितना हाई है इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कितना लो है इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो आई राइट द इक्वेशन जैसे हम लोगों ने y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t लिखा था, a cos kx माइनस ओमेगा t, वैसे ही फॉर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज द पोजीशन एंड टाइम t हम लोग लिखते हैं एज p max sin kx माइनस ओमेगा t. रिमेंबर ये इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. डिफरेंस क्या है, दिस इज द डिफरेंस. दिस p max यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, कि ये मेन पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, दैट वाज द एम्पलीट्यूड. लेकिन अब हम इसे एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि इन दी एंड ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. यहाँ पे एक मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर की बात हो रही है. सो टू यू कैन कॉल कि ये जो मैक्सिमम प्रेशर है इसे प्रेशर एम्पलीट्यूड कह सकते हैं. दैट इज अ मैक्सिमम प्रेशर
दैट कैन बी क्रिएटेड या फिर मेंटेन्ड एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। ऑब्वियसली ये मेंटेन नहीं किया जा सकता है या बट इफ दीज आर स्टैंडिंग वेव्स देन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट जस्ट इन दिस केस इसे मेंटेन नहीं कर सकते। रादर यहाँ पे अभी प्रेशर बहुत हाई हो गया, एट द नेक्स्ट इंस्टेंट यहाँ पे लो हो जाएगा, सो दिस कंप्रेशन बिकम्स अ रेयरफैक्शन। ये जो मैक्सिमम प्रेशर है यानी कि प्रेशर एम्पलीट्यूड, दिस इज रिटन एज बी के टाइम्स में ए। जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है दैट इज बी टाइम्स में के टाइम्स में ए। लेट मी टेल यू कि ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं। बी हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ दिस मटेरियल जिसके थ्रू ये वेव प्रोपगेट कर रही है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ प्रोपगेशन थ्रू एयर ये साउंड वेव्स होंगी। बी हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस, के इज द वेव नंबर एंड ए इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। Since we see कि pressure amplitude and displacement amplitude, although pressure is amplitude is the maximum pressure from the mean pressure, atmospheric pressure, displacement is maximum say displacement from the mean position, लेकिन फिर भी ये related हैं and each other के proportional हैं। So this is कि इसको हम लोग rather pressure के terms में define करेंगे and in many of the equations you will see pressure amplitudes as being used। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो स्पीड होती है थ्रू प्रोपगेशन थ्रू एनी मटेरियल वो क्या होती है। इन दिस केस हम लोगों ने सिर्फ ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का देखा था। हियर यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे, एक तो बन जाएगा लिक्विड के थ्रू, एक गैसेस के थ्रू एंड एक सॉलिड्स के थ्रू। सो वन बाय वन लेट्स लुक एट इट। से फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं सॉलिड के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास एक मेटल का बार है, इसके थ्रू साउंड वेव्स कितनी स्पीड से प्रोपगेट करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्लक्चुएशंस, प्रेशर फ्लक्चुएशंस क्रिएट की, यहाँ पे साउंड वेव्स जा रही हैं कैरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे किस स्पीड से प्रोपगेट करेंगी वो हम लोग कैसे निकालें। सिर्फ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑल्दो व्हाट वी फाउंड इस केस में हमें क्या मिला था, v is what square root of f by mu। f is the tension in unstretched string and mu is the mass per unit length। लेकिन इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमेशा यही होता है, the restoring force, this is the restoring force trying to bring the system back to the equilibrium divided by में inertia resisting the return to the equilibrium। तो अगर हम लोग बस यही अप्लाई कर दें तो यहां से हमें मिल जाएगा पहला केस सॉलिड्स के लिए। जब सॉलिड का केस होता है सो हियर इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, हमारी इक्वेशन बनता है y ओवर में द डेंसिटी। ये इज द स्पीड ऑफ साउंड प्रोपगेटिंग थ्रू सॉलिड्स। यहाँ पे ऑल्दो हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली यंग्स मॉड्यूलस ये कोई ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, बट स्टिल दिस इज समथिंग जो कि इसे वापस इक्विलिब्रियम की टुवर्ड्स ले जाना चाहता है। सिंस इट इजंट एक्चुअली अ फोर्स, लेकिन here it might still work something like that, क्योंकि this is just a general form of this equation, फिर भी हमें ये equation मिल रहा है एंड इसकी जो complete derivation है obviously I have already told you कि वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, but just in case you want to try, जैसे हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन की वैसे उसके सिमिलर है इसकी डेरिवेशन, बस कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स के थ्रू, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। y इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ दिस मटेरियल, y हो गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस एंड रो हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। दूसरा केस बन सकता है हमारा लिक्विड्स के थ्रू, कि अगर यही साउंड वेव्स लिक्विड्स के थ्रू प्रोपगेट कर रही हैं तो इस केस में इट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ b ओवर रो। दैट इज जस्ट इट इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन। डिफरेंस क्या कहा जाता है कि y हमेशा यंग्स मॉड्यूलस लिक्विड्स के लिए डिफाइंड नहीं है, यंग्स मॉड्यूलस हम लोग सॉलिड्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, लिक्विड्स पे या फिर गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए सिर्फ b एप्लीकेबल है एंड नॉट इवन शेयर या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो थर्ड केस आता है, ये सारे इक्वेशंस हमें दिए किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन के लॉज से डिड्यूस्ड हैं। थर्ड केस अगर न्यूटन के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड केस कैसा बनेगा, ऑब्वियसली b ओवर में ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस, ये केस गैसेस के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लिसन कि एक्चुअल में ना ये जो v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ b ओवर रो फॉर गैसेस देख लिए, या फिर ट्रैवलिंग थ्रू द एयर, सिंस एयर इज इटसेल्फ अ गैस,
थ्रू दिस एटमॉस्फेयर, तो अगर साउंड वेव्स ट्रैवल करते, यहाँ से जो साउंड वेव की स्पीड मेजर्ड होती है वो नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड होती है। तो यहाँ पे न्यूटन ने ये फॉर्मूला तो दे दिया था, लेकिन देयर वाज अ फॉल्ट इन दिस। इवन सर आइजैक न्यूटन डिड सच अ मिस्टेक, क्योंकि जो इसमें थर्मोडायनेमिक्स होती है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं साउंड वेव्स आर व्हाट, प्रोपगेटिंग एनर्जी। जब ये एयर के साथ, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ ये सारे कोलाइड करेंगे, ये सारे कॉलिजन्स होते हैं, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें ऐसे बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, जिसकी वजह से दिस इक्वेशन एंड सो सिंपल। एंड दैट्स वाई जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे यू कैन स्टडी मोर अबाउट इट, बट आई एम गोइंग टू स्टेट द रियल इक्वेशन जो कि लाप्लास ने दिया था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाप्लास करेक्शन। सर आइजैक न्यूटन को लाप्लास ने करेक्ट किया, जस्ट वेरी सिंपल करेक्शन है। हियर कम्स अनदर फैक्टर विच इज गामा टाइम्स में बी ओवर रो हो गया, एंड दिस इज द रियल इक्वेशन। ये भी थोड़ा बहुत लाइक एप्लीकेबल होता है, बट स्टिल द डिफरेंसेस फिर भी मेजरेबल होती हैं, सो वी आर नॉट गोना टेक दैट। दिस इज अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन। ये जो हमारा गामा है, व्हाट इज इट, इसे बोलते हैं रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली किसी भी मटेरियल के लिए ये वही सेम वैल्यू होगी, लेकिन ये भी टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है। रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज कुछ हमारी क्वांटिटीज होते हैं जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, एंड दो हीट कैपेसिटीज का रेशियो होता है। ये गामा एयर के लिए देखें, सो इसकी ना यूजुअल वैल्यूज डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए ऑब्वियसली चेंज होती रहती है, बट इट कैन बी 1.4 और समथिंग लाइक दैट। तो ये रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज हो गई। थर्मोडायनेमिक्स को इसमें इंक्लूड करें, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा RT by M अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे ये क्या है, अगेन गामा इज रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज, आर एक कांस्टेंट होता है जिसे गैस कांस्टेंट कहते हैं, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिसे केल्विन में मेजर करते हैं, विच अगेन यू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। एम इज मोलर मास। अब मोलर मास तो इफ यू हैव स्टडीड केमिस्ट्री तो इतना तो मोलर मास हर किसी को पता है, मोलर मास क्या होता है। ऑब्वियसली मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द मोलर मास, दैट इज द थिंग। तो ये हो गए, एंड ये जो कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट जिसे कहते हैं, दिस इज 8.314 अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दिस इज द गैस कांस्टेंट, जूल पर मोल इनटू केल्विन। तो ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ दीज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू वेरियस सब्सटेंसेस, थ्रू वेरियस मटेरियल्स। उसके आगे लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट, एंड उसके आगे हम लोग आगे की जो भी चीजें देखेंगे, सिंस इफ यू आर थिंकिंग ऑफ थिंग्स लाइक रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, तो वो सब ऑब्वियसली पहले हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव में कवर कर लिया, so we are not gonna look much at that, but really important and new topics. So first of all let me pause and rub all of it. Okay, all right, now we are back once again. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द इंटेंसिटी क्या होती है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी साउंड वेव है, कोई भी साउंड का सोर्स है, से यहाँ पे हमारी साउंड की सोर्स है, एंड ये साउंड वेव्स रेडिएट कर रही है, एक्चुअल में साउंड वेव्स एमिट कर रही है इन ऑल डायरेक्शंस। सो हियर आर साउंड वेव्स गोइंग, कुछ ऐसे जा रहे हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना है कि पहले ही बात तो पावर, व्हाट इज पावर, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इसी पावर को पर यूनिट एरिया लिख दूं, यानी कि जिस पावर से ये रेडिएट करिए, जितनी एनर्जी रेडिएट करिए पर यूनिट टाइम, उसको पर यूनिट एरिया कर दूं, ये जो भी हमारा एरिया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी दैट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया। लेकिन एंड रिमेंबर नॉट टू कंफ्यूज इट विद द अदर थिंग दैट इज प्रेशर, ये हमारा पावर है, बट यू आर रियली नॉट गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन। इसे हम लोग एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंसिडर करते हैं, लेकिन इसकी जो इक्वेशन यूज होती है इंटेंसिटी की दैट इज इन यूज, दैट इज हाफ स्क्वायर रूट ऑफ रो बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगेन दिस इज हाफ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टाइम्स में ये हो गया, या फिर कोई भी मटेरियल टाइम्स में ये बल्क मॉड्यूलस हो गया, ओमेगा स्क्वायर दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर टाइम्स में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन इन यूज। इसी को प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट किया जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी मैक्स का स्क्वायर ओवर 2 रो वी।
इसको पी मैक्स का स्क्वायर यानी कि प्रेशर एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो वी भी लिख सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। तो दिस इज अबाउट साउंड इंटेंसिटी। इसके अलावा वी डिफाइन कि साउंड, सॉरी दिस इज अबाउट इंटेंसिटी। इसके अलावा ना हम लोग डिफाइन करते हैं साउंड इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि साउंड को यू आर नॉट गोइंग टू वेट इन एनी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाइक मास, मास हो गया हमारा, किलोग्राम्स हो गया, समथिंग लाइक दैट इज मीटर्स एंड सेकेंड्स। साउंड को हम लोग डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, ऑल्दो नॉट इन वेरी मच यूज एज विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, बट स्टिल इसे डेसिबल्स में मेजर करते हैं। एंड इसे ना अगर आपको फाइंड आउट करनी है द साउंड लेवल की इंटेंसिटी, सो रिप्रेजेंटेड बाय बीटा इज नथिंग बट 10 विद यूनिट्स डेसिबल्स। यहाँ पे यूनिट्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्यों करने पड़ेंगे, बिकॉज हियर्स देन लॉग टू द बेस 10। कोई भी आप लॉग ले लो, उसमें कोई यूनिट्स नहीं होते, इन दी एंड सब कैंसिल हो जाता है, दैट इज वाई यहाँ पे आपको डेसिबल्स के यूनिट्स चाहिए। एंड ये हो गया हमारा आई नॉट डिवाइडेड बाय में आई नॉट हो गया रेफरेंस लेवल की, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी इंटेंसिटी ले ली फॉर रेफरेंस, एंड आई हो गई हमारी इंटेंसिटी जिसपे बेटा को मेजर किया जा रहा है। दिस इज द साउंड लेवल की इंटेंसिटी। दो आई एक्चुअली वट एवर प्रॉब्लम्स आई हैव सॉल्व्ड उसमें दैट दिस इजंट मच इन यूज, बट जेई माइट आस्क एनीथिंग स्पेशली एडवांस लेवल थिंग, एंड दैट इज द थिंग। तो ये भी हमारा कवर हो गया, इंटेंसिटी हो गया एंड साउंड लेवल इंटेंसिटी हो गया। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑन। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट बीट्स। बीट्स क्या होते हैं? तो सिंस हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स तो पहले ही डिस्कस कर लिया है, पहले ही देख लिया है, एंड बाउंड्री कंडीशंस भी। लेकिन क्या होता है कि अगर व्हाट इज द केस कि अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स हमारी क्या करें, इंटरफेयर करें, कि यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, वेवलेंथ डिफरेंट है, टाइम पीरियड डिफरेंट है, तब क्या होगा? यहाँ पे एक ऐसी वेव जा रही है लाइक से फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड के साथ एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव जा रही है, इंटरफेयर करेंगे, तब क्या होगा? इन दीज काइंड ऑफ केसेस वी डिफाइन द सिचुएशन कॉल्ड बीट्स, क्योंकि जब ये कोलाइड करेंगी तब यहाँ पे एम्पलीट्यूड इवन दो सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, लेकिन जब ये एक्चुअल में इंटरफेयर करती हैं तब क्या होता है कि एट सम पॉइंट्स ये इन फेज होती हैं, सो दे आर गेटिंग इंटरफेयर्ड। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कुछ पॉइंट्स पे दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जो नेट रिजल्ट आता है कि एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन वैरी करता है। एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाए ना, एम्पलीट्यूड का अगर ग्राफ बनाया जाए विद टाइम तो ये कुछ ऐसे होता है, पहले ऐसे राइज करता है समथिंग लाइक एक्सपोनेंशियल, फिर इट रिमेन्स कांस्टेंट समथिंग, एंड देन इट डिक्रीजेस बिट बाय बिट। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वैरी करता है, दिस इज समथिंग दैट्स हैपनिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीट्स, एंड जिस फ्रीक्वेंसी से ये बीट्स ऑकर करती हैं, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है, दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी अगेन कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बीट फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव से ए है दैट माइनस में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बी। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज द हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज द लोअर फ्रीक्वेंसी, तभी सबट्रैक्ट होंगे तो हमारे एक नेट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वरना यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव हो जाएगी, एंड वी रियली डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस में लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट इज हाउ यू फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये एम्पलीट्यूड वेरिएशंस हो रहे हैं। दिस इज अबाउट बीट्स, नॉट फोकसिंग मच ऑन दैट। अब एक इफेक्ट आता है विच इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी और से किसी भी सोर्स के टुवर्ड्स मूव करते हो तब आपको एक डिफरेंट काइंड की फ्रीक्वेंसी आप हियर करोगे, वाइल अगर यही आप कंपेयर कर लो कि अगर आप उसके अगेंस्ट यानी कि उससे अवे मूव करते हो या फिर अगर आप रेस्ट पे हो तब भी डिफरेंट, कि ये जो भी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इनमें डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू एन इफेक्ट कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। से यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, से समथिंग लाइक अ रेडियो और समथिंग, जो कि साउंड वेव्स को एमिट करें इन ऑल डायरेक्शंस। आप यहाँ पे खड़े हो ट्राइंग टू टेस्ट डॉपलर इफेक्ट, फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे से अगर ये किसी फ्रीक्वेंसी एफ एस से ये साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी, द सोर्स की फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, एफ एस।
अगर आप स्टेशनरी हो आपको वेव्स आएंगी विथ स्पीड v, द स्पीड ऑफ साउंड। किस फ्रीक्वेंसी पे आप सुनोगे, दैट इज fs। लेकिन यही केस डिफरेंट हो जाता है अगर आप इसके टुवर्ड्स मूव करो तो आप एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से fl, दैट इज फ्रीक्वेंसी द लिसनर लिसन्स, से सुनोगे। यहाँ पे आप मूव करो सो यहाँ पे अगेन एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसे मेजर कैसे करते हैं, अगेन नॉट गोइंग थ्रू ऑल द डेरिवेशन। जो आप फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे अगर आप इसके टुवर्ड्स या फिर अवे जा रहे हो, इसको एक सिंपल इक्वेशन में समराइज करें, द स्पीड ऑफ साउंड प्लस द वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लिसनर बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ सोर्स टाइम्स द फ्रीक्वेंसी विथ विच द सोर्स इज एमिटिंग द वेव्स। सिंपल इक्वेशन। यहाँ पे v is the speed of sound, v and vl is the velocity of listener, कि लिसनर कहाँ पे जा रहे, किस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड प्लस ये सोर्स भी मूव कर सकता है तब भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा। तो से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ vs, तो ये हमें यहाँ पे पुट करना है टाइम्स फ्रीक्वेंसी जिससे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वेव्स एमिट कर रहा है। तो ये जो नेट रिजल्ट मिल रहा है, सिंस ये टर्म्स के यूनिट्स तो कैंसिल हो गए, इन दी एंड वेरीफाई भी हो सकते हैं, फाइनल यूनिट्स हर्ट्ज के आएंगे या फिर डायमेंशंस t पर -1 के आएंगे। दैट इज द फ्रीक्वेंसी जो कि आप सुन रहे हो इन वेव्स की। दैट इज द थिंग, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। दिस इज डॉपलर इफेक्ट। अब यहाँ पे अगेन ये मैंने स्पीड तो बोला है, लेकिन एक्चुअल में ना टू समराइज ऑल ऑफ इट इन जस्ट अ सिंगल इक्वेशन, इस सिंगल इक्वेशन से सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन आप यू ऑल्सो हैव टू बी साइंस सेंसिटिव रिलेटेड टू इट, कि अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कंसिडर किया तो VL, अगर ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो VL आप पॉजिटिव लोगे। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, ये यहाँ पे मूव कर रहा है तो VL नेगेटिव हो गया। तो कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव लो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सारे आपको VL भी पुट करना पड़ेगा, VS भी पुट करना पड़ेगा, V भी उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा, एंड देन यूल गेट फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट। इसके नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, लाइक आप जो भी एजम्पशंस लेना चाहो, जो भी वैल्यूज पुट करना चाहो, यू कैन पुट एंड यू कैन इन दी एंड फाइंड नंबर ऑफ केसेस कि ये स्टेशनरी है, ये इसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो यहाँ पे VS 0 हो गया, ये इसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है VL, सो V प्लस VL ओवर V टाइम्स FS हो गया। ये स्टेशनरी इसके अवे मूव कर रहा है, सो व्हाट इज इट, V माइनस में VL ओवर V टाइम्स FS हो गया। यही हो सकते हैं, ये स्टेशनरी ये इसके टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, सो वही डिफरेंट केसेस बनेंगे एंड यू कैन फाइंड ऑल ऑफ देम। दैट इज जस्ट सिंपल। द रियल इक्वेशन इज दिस विथ साइन। You really have to remember, you have to be sensitive about this equation of Doppler effect. Doppler effect लाइट के लिए भी आता है, but we are not discussing that of light, क्योंकि वो आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, 11th में काम नहीं आने वाली। So that is the thing. We have just summarized all of this stuff for sound waves for JEE and NEET, and after this we'll cover more interesting chapters for JEE and NEET, and that was all for today. Thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.